वेलकम डियर स्टूडेंट। टू लास्ट लेक्चर में हम लोग समझ लिए थे वेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज वेट, इंस्टेंटेनियस वेट समझ लिए थे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही बनाए थे, है ना। एक रिएक्शन हुआ उसमें वेट ऑफ डिसअपियरेंस, वेट ऑफ अपीयरेंस, वेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से निकालेंगे उसे हम लोग समझ लिए थे। अगर आप लोग वो लेक्चर को नहीं देखें तो उस लेक्चर को देख लीजिए। आज हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, वेट लॉ क्या होता है, और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर भी क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। देखिए, आप लोग इसको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़े होंगे, क्लास 11 के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े होंगे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है। ठीक है, तो क्या होता है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनी पार्टिकुलर टाइम एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब केमिकल रिएक्शन का रेट किसी भी टाइम पे, गिवन टेम्परेचर पे, वो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट का जो कंसनट्रेशन है उसके प्रोडक्ट के, और हर एक कंसनट्रेशन टर्म क्या होगा, उसके पावर कंसनट्रेशन टर्म का जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या होगा, उसके पावर में चला जाएगा। ठीक है, जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पे समझिए अच्छे। सपोज कीजिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक्स ए प्लस वाई मोल ऑफ बी, ये क्या बना रहा है, ये एक प्रोडक्ट बना रहा है, ये रिएक्टेंट है एक्स से, वाई भी, वाई मोल ऑफ बी, एक्स मोल ऑफ ए, वाई मोल ऑफ बी क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना के दे रहा है हमको। ठीक है, अच्छा तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से निकालेंगे, इस रिएक्शन का रेट किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ से लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, रेट जो होगा वो क्या होगा, रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन के प्रोडक्ट के। तो कंसनट्रेशन क्या है, ए कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन। ठीक है, तो एक कंसनट्रेशन है एक, ठीक है, इसका मोलर कंसनट्रेशन ले लिए ए, ये प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन देखिए हो गया बी, और हर एक कंसनट्रेशन टर्म जो होगा, एक कंसनट्रेशन टर्म जो है वो क्या करेगा, रेस करेगा पावर जो उसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो ए का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, एक्स, तो ए के ऊपर क्या आ जाएगा, पावर में एक्स। अब बी का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, वाई, तो ये क्या आएगा, बी का ऊपर वाई, तो ये हो गया रेट। अच्छा, ये जो होगा ए और बी किस में दिया हुआ होगा, ये मोल पर लीटर में होगा, मोलर कंसनट्रेशन होगा, है ना। तो लास्ट क्लास हम ये भी बता दिए थे किस में होगा, इसका जो कंसनट्रेशन होगा किस टर्म में होगा, मोल पर लीटर में होगा, एन बाई वी, मतलब मोल पर लीटर में होगा, मोलर कंसनट्रेशन होगा, मोल पर लीटर। ठीक है, मोलर कंसनट्रेशन, तो रेट आ गया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई। तो अब यहाँ पे समझिए, अब समझ में आएगा अच्छे से। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोला, जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे गिवन टेम्परेचर पे, वो ये होता है कि रिएक्शन का जो वेट होता है वो प्रोडक्ट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट का जो कंसनट्रेशन है उसका प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, और हर एक कंसनट्रेशन टर्म विथ ईच कंसनट्रेशन टर्म, जो हर एक कंसनट्रेशन टर्म है वो क्या करेगा, रेस करेगा पावर, पावर किसके, जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है हर एक रिएक्सपेक्टिव रिएक्टेंट के। देखिए ए का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, एक्स, तो ए का, ए के ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स, ए का पावर एक्स, अब बी का पावर क्या होगा, वाई। ठीक है, तो ये हो गया रेट, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ये वाला जो लॉ ऑफ मास एक्शन से जो वेट निकालना है हम, ये थ्योरेटिकल वेट है, ये इस रिएक्शन के लिए वैलिड है जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है, उसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन से हम लोग वेट निकालते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से निकलेगा थ्योरेटिकल वेट, थ्योरेटिकल वेट जो होगा वो क्या होगा, जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो है ना, क्या बोलेंगे इसको, ये होगा स्पेसिफिक वेट कांस्टेंट, ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, है ना। वेयर के इज, वेयर के इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन से हम लोग रेट निकालते हैं, जो रिएक्शन सिंगल मतलब एक स्टेप में हो जाता है उसके लिए। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, तो थ्योरेटिकल था, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसके पावर पे नहीं आता है। ठीक है, वो कुछ और हो सकता है, मे नॉट बी, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जो सिंगल स्टेप में होता है उसके लिए हो जाता है, जो कॉम्प्लेक्स स्टेप मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप, 2 स्टेप 3 स्टेप जिसमें 3 4 स्टेप लग जाता है, उसमें क्या होगा, उसमें सेम नहीं आएगा। देखिए, तो एक्सपेरिमेंटल वेट क्या निकला, एक्सपेरिमेंटल वेट जो होगा इसका, इसी रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल वेट किस तरह से निकला गया, देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेंटली जो रेट है
वो हो गया के एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड दैट द वेट इज पी पावर ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ए, मतलब ए का कंसनट्रेशन का पावर क्या पी, तो ए के कंसनट्रेशन का पावर पी और क्यू पावर ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ बी, मतलब बी का कंसनट्रेशन का पावर क्या क्यू। तो देखे तो क्या दोनों सेम है, इसका पावर पी है इसका पावर क्यू है, मतलब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आ रहा था, तो एक्सपेरिमेंटली अलग देखा गया और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये है। तो ये क्या है, तो ये पता चला वेट लॉ से, रेट लॉ। अच्छा तो वेट लॉ क्या होता है, वेट लॉ क्या है, तो वेट इक्वेशन, रेट लॉ रेट इक्वेशन दोनों एक ही बात है। क्या है वेट इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन, क्या है रेट इक्वेशन जो लिखते हैं हम लोग एक रिएक्शन के लिए, वो है कि अलजेब्रिक इक्वेशन, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है जो क्या शो करता है, शो करता है कि किस तरह से रेट रिएक्शन का रेट किस तरह से मोलर कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो वेट इक्वेशन ऑफ फॉर अ रिएक्शन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, शो करता है हाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन, किस तरह से रेट जो है रिएक्शन का डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट्स, वन और मोर रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन पे रेट किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो ये कौन बताता है हम लोग को, रेट लॉ। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे समझते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है अच्छे किसके लिए काम करेगा, तो जो सिंपल रिएक्शन होता है, जो एक स्टेप में होता है रिएक्शन, उसके लिए क्या करता है लॉ ऑफ मास एक्शन काम करता है। ठीक है, जो एक स्टेप से ज़्यादा में होगा, मतलब कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप में होगा, उसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन काम नहीं करेगा, वो लिमिटेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग अगर जो मल्टीपल स्टेप में होता है रिएक्शन, उसके लिए क्या हम लोग उसके लिए रिएक्शन का रेट क्या हम लॉ ऑफ मास एक्शन से निकालेंगे, नहीं। याद रखना है, ये वाला एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो किस कहाँ से निकालेंगे, तो वेट लॉ से निकालेंगे ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऑर्डर भी पता करेंगे, अभी आगे समझ में आएगा किस तरह। सपोज कीजिए अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये जो रेट कांस्टेंट है ना के, अब देखिए यहाँ पे और अच्छे समझते हैं। सपोज कीजिए ए रिएक्टेंट है एक, ए प्लस बी, ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, अब इसके लिए वेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे इसके लिए वेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, वेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं 1, और कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, वेट ऑफ रिएक्शन हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा वेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा, वेट ऑफ रिएक्शन जो आ जाएगा, वेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो आएगा के ए और कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए ये क्या है, वेयर के क्या है, वेयर के इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, और जनरली वेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, वेट कांस्टेंट है, फिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, अगर ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, यूनिटी हो गया, मतलब एक हो गया। अब इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी इज यूनिटी, दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया 1 हो गया, तो वेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, वेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, वेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, वेट ऑफ रिएक्शन का जो वेट होगा, वेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, मतलब किसके, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। कब होगा रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर, जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या हो, यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, वेट कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ समझना है बात, वेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एचएस में क्वेश्चन पूछा है, ईयर में क्वेश्चन पूछा है, ये वाला 2012 या 13 में क्वेश्चन पूछा था, इसको पूरा पूछा था, व्हाट इज वेट कांस्टेंट, वेट कांस्टेंट क्या होता है रिएक्शन का। तो वेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, द वेट ऑफ अ रिएक्शन है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो, यूनिटी हो उस गिवन टेम्परेचर पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा वेट ऑफ अ रिएक्शन और वेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है,
तो रेट ऑफ अ रिएक्शन हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, क्या था रेट ऑफ अ रिएक्शन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल के बीच में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितना डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज कर रहा है, ये क्या होता है वेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। लेकिन वेट कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ रिएक्शन जब कंसंट्रेशन जो होगा रिएक्टेंट का क्या हो, यूनिटी हो, ये तब का रेट ऑफ अ रिएक्शन है जब कंसंट्रेशन जो होगा रिएक्टेंट का क्या हो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूनिटी हो, तब का जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो रेट कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। वेट आप यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दे सकते हैं, तो इस तरह से लिखना है, वेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या होता है, डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। वेट कांस्टेंट जो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है, क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग समझते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, देखिए ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ एक्सपोनेंट। पावर मतलब सम, मतलब जो एक्सपोनेंट जो पावर जो है, पावर का सम, एक्सपोनेंशियल टर्म जो रेज है उसका सम ऐड कर देंगे रेज टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन जो किए हैं रेट लॉ उसमें, ठीक है। समझिए अच्छे से, यहाँ पे से कंसिडर करते हैं जनरल इक्वेशन, यहाँ से सही समझ में आएगा। कंसिडर अ जनरल इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन कंसिडर कीजिए, जनरल इक्वेशन बोझ कीजिए एल मोल ऑफ एक्स है, सॉरी एल मोल ऑफ ए, और यहाँ पे मान लेते हैं एम मोल ऑफ बी है, और ये क्या बना के दे रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसका जो रेट है, इसका जो होगा थ्योरेटिकल वेट क्या होगा, थ्योरेटिकल वेट जो होगा वो क्या होगा, थ्योरेटिकल वेट जो होगा ए का पावर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एल और बी का पावर एम, ठीक है। हमको एक्सपेरिमेंटल वेट जो है, इसका वेट लॉ जिसको हम एक्सपेरिमेंटल वेट बोलते हैं, ठीक है। तो वेट लॉ जो हम इसके वेट लॉ को हम क्या एक तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है, इट्स वेट लॉ, इसका जो वेट लॉ है, वेट लॉ मतलब एक्सपेरिमेंटल वेट जो है, इट्स वेट लॉ be expressed as, इसका जो वेट लॉ एक्सप्रेस किया हुआ है वो R इज इक्वल टू वेट लॉ, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वेट जो एक्सप्रेस किया गया, हम बोले थे ना एक्सपेरिमेंटल जो होगा हो सकता है वो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे नहीं है बराबर, तो इस तरह से दिया हुआ है वेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि कांस्टेंट वेट कांस्टेंट के ए का पावर हो गया ए और बी का पावर हो गया स्मॉल बी। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन जो वेट लॉ है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन जो वेट लॉ है, ये वाला एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वेट लॉ, उसमें जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है ए और बी, उसका जो क्या है पावर बेस है ए और बी, ये देखिए ए का पावर क्या है स्मॉल है, बी का पावर बी, इसका जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ए और बी जो पावर है, इन दोनों का सम क्या बताएगा, हमको ऑर्डर बता करके देगा, याद रखना। किसमें, वेट लॉ में जो होता है, वेट लॉ में एक्सपेरिमेंटल वेट जो हम लोग फाइंड करते हैं उसके अंदर ए प्लस बी, इसका कंसंट्रेशन ए जो होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे, ए का ए मतलब कैपिटल ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए का जो पावर है ए और बी का कंसंट्रेशन का जो पावर बी है, इन दोनों ए प्लस बी इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको ऑर्डर रिएक्शन का पता चलेगा, ठीक है। वेयर ए और बी, जो ए और बी जो हो सकता है वो मे नॉट बी, हो भी सकता है एल के बराबर, ए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ए एंड बी मे और मे नॉट बी सेम टू एल एंड एम, ठीक है, हो भी सकता है एल के बराबर, नहीं भी हो सकता। वही अगर सिंगल स्टेप में अगर रिएक्शन हो रहा होगा तो दोनों से सेम आएगा, मतलब वेट उससे भी सेम आएगा, यहाँ से भी मतलब वेट लॉ से भी सेम आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, और लॉ ऑफ मास एक्शन के फॉर्मूला से भी सेम आएगा, ठीक है। तो ये दिया होता है ऑर्डर इस तरह, वेयर ए एंड बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू एल एंड एम हो सकता है रिस्पेक्टिवली, हेंस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है, रिएक्शन का ऑर्डर एन से जो नोट करते हैं वो क्या हो गया, सम ऑफ द पावर मतलब ए प्लस बी, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट ए एंड बी में भी हो सकता है, ए और बी का जो सम है हो सकता है फ्रैक्शनल आ सकता है, होल नंबर आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, ठीक है, याद रखना है इस बात को। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताते हैं, करते हैं। तो जो रिएक्शन ऑफ ए प्लस बी क्या दे रहा है, सी दे रहा है, ऑब्वियस वेट लॉ को ये ऑबे कर रहा है, मतलब देखिए कि ये कांस्टेंट है, वेट कांस्टेंट मतलब रिएक्शन का वेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1/3 है और बी का पावर कितना है 2/3 है। तो हमको इसका क्या करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। तो देखिए इस तरह किस तरह से ऑर्डर फाइंड करना है, अगर हम ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, ऑर्डर
ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, कितना है, ए का पावर देखिए 1/3, तो ये हो गया ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आएगा, कितना है, बी का पावर 2/3, तो 2/3 हो गया बी के रेस्पेक्ट में। ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 1/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 कितना आ जाएगा, 3/1 प्लस 2 मतलब 3/3, मतलब क्या आएगा, ऑर्डर 1। मतलब ये रिएक्शन क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब यही इसी से हम लोग पता करेंगे ए प्लस बी का सम हमको बताया कि अगर ये 0 आता है तो पता होगा ये 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, हम लोग यहीं से पता करेंगे। ठीक है, समझ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हम और लेते हैं। सपोज कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, BrO 3 माइनस एक्वस प्लस 5Br माइनस, ये भी एक्वस प्लस H प्लस, ये बना के दे रहा है 3 मोल ऑफ ब्रोमीन Br2 एक्वस और 3 मोल वाटर लिक्विड। ठीक है, द रेट, इस इक्वेशन का रेट लॉ दिया हुआ, द रेट ऑफ लॉ फॉर दिस रिएक्शन, जो रेट लॉ दिया हुआ है, द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो रेट लॉ दिया हुआ है वो दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू के BrO3 माइनस Br माइनस और H प्लस का पावर हो गया 2। ठीक है, अब हमको सब के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताना है, तो BrO3 माइनस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आएगा, तो देखिए क्या है, इसके ऊपर पावर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ऑर्डर आ गया। BrO3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 1 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, और Br माइनस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, Br माइनस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ही 1 है। H प्लस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 2 है। देखिए, तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का बराबर नहीं ना आ रहा है इसमें, देखिए Br माइनस का पावर यहाँ पे 5 होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लेकिन ऐसा थोड़ी है, मतलब ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा होगा। देखिए, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम ऑर्डर लिख देते हैं सबके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू BrO3 माइनस, BrO3 माइनस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 1, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू Br माइनस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 1। H प्लस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू H प्लस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, देख लिए 2 है ना, पावर 2, तो ऑर्डर आ गया ये 2। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, तो सबको ऐड कर देंगे, 1 + 1 + 2 कितना आ गया, 4। देखिए यहाँ पे हो गया। देखिए जो ऑर्डर, ये जो ऑर्डर फॉर्म हुआ है, दिस ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है उसके बराबर नहीं है ऑर्डर। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, क्योंकि रिएक्शन क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ये सिंपल जो बैलेंस इक्वेशन में दिखाया जा रहा है, मतलब ये बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, नहीं है, मतलब एक स्टेप में नहीं हो जा रहा है, हो सकता है ये क्या हो, सीक्वेंस ऑफ स्टेप लगता हो इसको होने में। ठीक है, चलिए अब हम लोग और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझते हैं। अब देखिए
एक बात और याद रखना है, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट टर्म पे, जो ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है, लार्ज और एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, उस पर ऑर्डर जो होता है केमिकल रिएक्शन का वो डिपेंड नहीं करता है। याद रखना है, वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द रिएक्टेंट टर्म विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज एंड एक्सेस अमाउंट, जो लार्ज और एक्सेस अमाउंट में रिएक्टेंट प्रेजेंट है उस पर केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। फॉर द रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ए प्लस बी सी बना है, ऑब्वियस कर रहा है, वेट लॉ को ऑब्वियस कर रहा है, आर इज इक्वल टू के, ए का पावर 1/3 बी का पावर 1/2, जहाँ पे व्हाट विल बी द ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा जब जहाँ पे बी जो है प्रेजेंट है लार्ज और एक्सेस अमाउंट पे, बी में बी जो है बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब जब अभी यहाँ पे लिख कर क्या है क्या कि ह्यूज अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है रिएक्टेंट उस पर ऑर्डर डिपेंड नहीं करता केमिकल रिएक्शन का, मतलब बी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, तो ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, ए के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ए का देखिए पावर कितना है 1/3, तो ऑर्डर कितना आ गया 1/3। आंसर यहाँ पे लिख देना है एज बी इज प्रेजेंट इन लार्ज और एक्सेस अमाउंट, प्रेजेंट इन लार्ज एंड एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, द रिएक्शन ए प्लस 3b 2c बना रहा है, मतलब ए प्लस 3b रिएक्टेंट 2c प्रोडक्ट बना के दे रहा है, ऑब्वियस द वेट इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, के ए का पावर 1/2 बी का पावर 3/2, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा वो फाइंड करना है, बस कुछ नहीं, क्या करना है, दोनों के ऑर्डर को ऐड कर दीजिए, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2, कितना आ गया, तो एलसीएम आ जाएगा 2, 1 + 3 हो जाएगा 4/2, 2 2 ज़ा 4, ये कट गया, मतलब कितना आ गया ऑर्डर 2 आ गया आंसर। अब देखिए ये सब तो इजी क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन डील कर लेना, एमसीक्यू टाइप में आएगा, शॉर्ट आंसर में आ सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये वाला आ सकता है 3 मार्क्स के अंदर। ये क्वेश्चन देखिए क्या, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2H2 2NO क्या बना रहा है वाटर और नाइट्रोजन, मतलब 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पे 2 मोल वाटर बना रहा है और नाइट्रोजन बना रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट बना के दे रहा है। दी फॉलोइंग वेट डेटा, मतलब ये कुछ फॉलोइंग वेट डेटा हमको मिला है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट बार की है, सेकेंड बार 3 बार एक्सपेरिमेंट किया गया, 3 अलग अलग वेट कुछ इस तरह से पता चला। ठीक है हमको, ठीक है इस वेट को इसको यूज़ करके राइट द वेट लॉ हमको लिखना है, फाइंड द ऑर्डर, और हमको ऑर्डर भी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं एकदम आराम से। देखिए इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो लेट कर लेते हैं, रेट क्या होगा, रेट जो है वेट इज इक्वल टू सिंपली रेट कांस्टेंट, वेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा के कांस्टेंट हो गया एक, और NO का पावर मान लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए x, और हाइड्रोजन का पावर मान लीजिए कितना आ गया इसका, हाइड्रोजन का मान लेते हैं y, हाइड्रोजन का मान लेते हैं y। ठीक है, अब देखिए पहला मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल नंबर फर्स्ट से जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। देखिए तो रेट कितना दिया हुआ है 4.8 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे रेट लिख देते हैं 4.8 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट के, NO का कंसेंट्रेशन कितना है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट के लिए देखिएगा 0.40, तो लिखना है इस तरह से 0.0, हम सेकेंड ब्रैकेट को यूज़ करके इसको लिख देते हैं फर्स्ट ब्रैकेट वाला, मतलब इस तरह से लिख देते हैं 0.40 का पावर कितना है x, और हाइड्रोजन का देखिए कितना दिया हुआ है 0.40 इसका भी, तो 0.40 पावर हो गया y, तो ये हो गया पहला नंबर के लिए 1। ठीक, अब देखिए अगला क्या है 2 नंबर में, देखिए दूसरा नंबर जब दूसरा एक्सपेरिमेंट किए सेकेंड बार किए तो क्या आया, वेट था 19.2 × 10⁻³ तो 19.2 × 10⁻³ इज इक्वल टू वेट कांस्टेंट कितना के, और कितना है देखिए NO का कंसेंट्रेशन 0.80, तो 0.80 का पावर x, और यहाँ पे 0.40 का पावर y, ये आ गया 2। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या है देखिए
वेट है 9.6 10 का पावर -3, तो लिखेंगे 9.6 इंटू 10 का पावर -3 इज इक्वल टू के, और कितना है ये NO का कंसनट्रेशन, निट्रिक ऑक्साइड का कंसनट्रेशन हो गया 0.40 का पावर x, और यहाँ पे 0.80 का पावर क्या है y। ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन 3। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को x और y का वैल्यू को पता कर लेते हैं। पता कर लेंगे तो ऑर्डर पता चल जाएगा। ठीक है, अब वेट लॉ भी तो आराम से लिख ही लेंगे तब। ठीक है, देखिए अब क्या कहते हैं हम लोग, पहले x का वैल्यू फाइंड, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर इक्वेशन नंबर, अगर x का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर देंगे। देखिए, तो पहले कहते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, 1 को 2 से, तो 1 का कितना है, देखिए लिखिए 1 का कितना 4.8 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई कितना है 19.2 इंटू 10 का पावर -3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0. k इंटू फर्स्ट के लिए कितना है 0.40 का पावर x, और 0.40 का पावर कितना है y, डिवाइडेड बाई k रेट कांस्टेंट भाई, और कितना 0.80 का पावर कितना है x, 0.80 पावर x, और इसका कितना है 0.40 का पावर क्या हो गया y। अब देखिए 0.40 का पावर y, 0.40 का पावर y, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से ये के कट जाएगा, ये 10 का पावर -3 10 का पावर -3 कट जाएगा। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या बचेगा 4.8 डिवाइडेड बाई 19.2 इज इक्वल टू, 0.40 का पावर x भी है, 0.80 का पावर भी x भी है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 0.40 बाई 0.80 का पावर x होल का पावर x। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10, दे दोनों 10 कट जाएगा तो क्या आएगा, सीधा लिख सकते हैं 48 बाई 192, है ना। अब देखिए 48 को अगर 4 बार में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 192 आता है, 4 8 जा 32, और 4 4 जा 16, 3 हो गया 19, तो 48 से 4 बार में ये कट गया। ठीक है, अब इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100, नीचे से इससे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100, ये दोनों भी कट जाएगा, तो ये वाला भी 42 जा 80, तो ये वाला 2 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का पावर आ गया x, और यहाँ पे कितना आ गया 1/4, तो 1/4 को क्या हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का पावर x। देखिए दोनों का बेस सेम है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 2 को नहीं इक्वेशन नंबर 2 नहीं, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करके फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये 0.40x कट जाएगा डिवाइड करने पे। ठीक है, तो चलिए इसको कहते हैं अब डिवाइडिंग इक्वेशन। अब कहना है x से तो वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता कर लेते हैं, बस हो गया सॉल्व। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3। ठीक है, इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड करना है, तो क्या है 4.8 इंटू 10 का पावर -3, यहाँ पे लिखेंगे क्या 4.8 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई कितना है 9.6 इंटू 10 का पावर -3, 9.6 इंटू 10 का पावर -3,
इक्वल टू, अब देखिए क्या, के 0.40 का पावर एक्स, 0.40 का पावर वाई, मतलब के 0.40 का पावर एक्स, 0.40 का पावर वाई डिवाइडेड बाई में कितना है, 0.40 का पावर एक्स, 0.80 का पावर वाई, के 0.40 का पावर एक्स और 0.40 का पावर 0.80 का पावर वाई, 0.80 का पावर वाई। तो देखिए ये के सेम कट गया, ये 10 का पावर -3, ये 10 का पावर -3 कट गया, यहाँ पर 0.40 का पावर एक्स, यहाँ पे 0.40 का पावर एक्स, ये भी कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, देखिए 4.8 डिवाइडेड बाई 9.6, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे बच गया, देखिए 0.40 डिवाइडेड बाई 0.80 का होल का पावर क्या आ गया, वाई। देखिए दोनों के पावर वाई है। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10, वो दोनों में कट जाएगा। ठीक है, अब 48 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 96 आता है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और 9। तो देखिए तो यहाँ ये कितना बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया। देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100, तो देखिए ये दोनों भी कट गया, 42 ज़ा 80, 2 बार में कट गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/2 का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे 1/2 का पावर कितना हो गया, वाई हो गया। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, वाई का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब रेट लॉ क्या आ गया, रेट लॉ क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग रेट लॉ आर इज इक्वल टू के, क्या लिख सकते हैं, रेट लॉ ये ना बोला था, क्या क्या रेट लॉ लिखना है और फाइंड ऑर्डर भी फाइंड करना है। तो रेट लॉ को हम लिख सकते हैं, रेट लॉ जो होगा आर इज इक्वल टू के एन ओ का पावर एक्स था, तो एक्स का वैल्यू कितना आया था हम लोग का 2, तो एन ओ का पावर 2 और हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का पावर कितना आ गया, वाई का वैल्यू कितना आ गया 1। तो ये आ गया मेरा रेट लॉ। और ऑर्डर क्या होगा, ऐड कर देंगे दोनों का एक्सपोनेंशियल टर्म, तो ऑर्डर जो आ जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 + 1 मतलब 3। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम प्रैक्टिस शीट में इस तरह क्वेश्चन डाल देंगे, आप घर में सॉल्व कीजिएगा। देखिए तो हम लोग समझे थे कि मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है। तो मोलर कंसंट्रेशन जो हम लोग समझे थे, मोल पर लीटर में, मतलब कंसंट्रेशन टर्म जो दिया होगा, कंसंट्रेशन जो दिया होगा किसमें दिया हुआ होगा, मोल पर लीटर में दिया होगा। देखिए हम लिखते हैं मोलर कंसंट्रेशन जो होता है, मोलर कंसंट्रेशन इसको सपोज इसको कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। वो क्या था, N/V है ना, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें होगा, लीटर में, है ना। N क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल, और V क्या है, वॉल्यूम, किसमें होगा, लीटर में जो होगा। ठीक है, अब देखिए जब वॉल्यूम को, अगर हम वॉल्यूम को 1/4 कहते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर वॉल्यूम को जब वॉल्यूम को व्हेन वॉल्यूम इज मेड 1/4, जो वॉल्यूम को 1/4 कर देते हैं तो क्या होगा। देखिए तो मोलर कंसंट्रेशन का जो अभी हम फॉर्मूला देखें, क्या, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, है ना। मोल पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। अच्छा, वॉल्यूम को क्या किया, 1/4 कर दिए, तो V के जगह पे 1/4 कर देते हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन M इज इक्वल टू N 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम को अगर हम 1/4 करेंगे तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख, अच्छा उसी तरह से अगर वॉल्यूम को व्हेन वॉल्यूम इज मेड 2 टाइम, जब वॉल्यूम को 2 गुना कर देते हैं, व्हेन वॉल्यूम इज मेड 2 टाइम, जब वॉल्यूम को 2 गुना कर देंगे तो क्या होगा, व्हेन वॉल्यूम इज मेड 2 टाइम, जब वॉल्यूम को 2 गुना कर देंगे तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा जगह मिल गया उसको। देखिए जब पहले कितना था वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम था इतना 1 लीटर था। ठीक है, अब बढ़ा के और बड़ा कर दिए, सपोज कि 2 लीटर स्पेस का वॉल्यूम कर दिए। देखिए तो क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे क्या होगा, N/2 हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन क्या हो गया, घट गया, तो N/2 हो गया, नंबर ऑफ मोल बाई 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर समझ में आ गया आपको। अच्छा, तो अगर सपोज कीजिए 1/2 टाइम्स करेंगे
व्हेन वॉल्यूम इज मेड 1/2 टाइम, अगर वॉल्यूम को 1/2 करेंगे तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, 2 गुना 1/2, मतलब क्या किया, इसका वॉल्यूम 1 लीटर था सपोज किया, उसका और आधा कर दिया तो कंसंट्रेशन क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे खाली आप लोग लाइन मैच कीजिएगा। व्हेन, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, व्हेन वॉल्यूम, इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आएगा, व्हेन वॉल्यूम इज मेड 1/4, 1/4 अगर कह देंगे वॉल्यूम को, देन कंसंट्रेशन क्या होगा, देन कंसंट्रेशन बिकम, देन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, देन कंसंट्रेशन बिकम 4 टाइम। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा, और देखिए इसको, यही व्हेन वॉल्यूम इज मेड, जब वॉल्यूम को 2 टाइम करेंगे तब कंसंट्रेशन क्या होगा, देन कंसंट्रेशन बिकम 1/2 टाइम्स, आधा हो जाएगा, 1/2 टाइम्स। ठीक है, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ा दिए तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर व्हेन वॉल्यूम इज मेड, वॉल्यूम को 1/5 कर देते हैं, तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा, तब फिर वही होगा, देन कंसंट्रेशन, वॉल्यूम को 1/5 मतलब और घटा दिए तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। देखिए ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलर कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम कर देंगे तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए बस वही है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, देन जब 1/5 कर देंगे तो देन कंसंट्रेशन कम कर दिए वॉल्यूम को, तो देन कंसंट्रेशन बिकम क्या हो जाएगा, 5 टाइम बढ़ जाएगा, इंक्रीज का जाएगा, 5 गुना बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन। ठीक है, उसी तरह से अगर जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, व्हेन वॉल्यूम इज मेड, जब वॉल्यूम को k टाइम कर देंगे, वॉल्यूम को k टाइम इंक्रीज कर दिए, तब क्या होगा, देन कंसंट्रेशन क्या होगा, देन कंसंट्रेशन बिकम, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1/k टाइम्स, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हम लोग देखिए वॉल्यूम को बढ़ा दिए तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि रेट का यहाँ पे इफेक्ट करता है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, इन द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, COCl2, जिसको फॉस्जेन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फॉस्जेन, ऑर्गेनिक में पढ़िएगा इसके बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो फॉस्जेन बनाया, COCl2। द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू CO, मतलब जो CO के रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, और 0.5 है, मतलब 1/2 है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में आधा है, मतलब 1/2 ऑर्डर का। ठीक है, व्हाट विल द रेट, रेट क्या होगा रिएक्शन का, जब वॉल्यूम जो होगा रिएक्शन मिक्सचर का वो 1/4 कर देंगे, जब वॉल्यूम को 1/4 कर देंगे तब रेट क्या होगा। ठीक है, रेट में क्या इफेक्ट आएगा, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इन द रिएक्शन, देखिए रिएक्शन कौन सा रिएक्शन दिया हुआ है, इन द रिएक्शन CO रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्या बना के दे रहा है, COCl2 फॉस्जेन। ठीक है, तो रेट लॉ हमको दिया हुआ है, रेट लॉ क्या दिया हुआ है, देखिए रेट लॉ इज गिवन बाय, रेट लॉ इज गिवन बाय, दिया हुआ है R इज इक्वल टू K, रेट कांस्टेंट, CO का क्या है, देखिए CO का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू CO, CO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, फर्स्ट, तो R CO 1 हो गया। फिर CO यहाँ पे CL2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या दिया हुआ है, CL2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 1/2, आधा है, 0.5 विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में आधा है, 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। तो ये हमको रेट लॉ दिया हुआ था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए जब वॉल्यूम को 1/4 करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, अभी हम लोग देखे थे, व्हेन वॉल्यूम को, जब वॉल्यूम को 1/4 कर देंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन बिकम 4 टाइम्स, कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ जाएगा।
तो इस केस में देखिए अच्छे से यहाँ पे हम लाइन लिख देते हैं, when volume of reaction reaction mixture is made 1/4 कर देंगे, देन कंसेंट्रेशन क्या होगा, देन कंसेंट्रेशन बिकम 4 टाइम 4 गुना बढ़ गया। तो अब रेट क्या होगा इस केस में, देन न्यू रेट नया रेट जो होगा, न्यू रेट विल बी क्या होगा, मान लेते हैं इसको क्या होगा, नया रेट जो होगा वो आर डैश हो गया, आर डैश है ना, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट तो वही रहेगा के, न्यू रेट जो है पहला, ठीक है। अब देखिए क्योंकि रेट कांस्टेंट जो होता है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अभी हम लोग थोड़ा पहले समझे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन वो तो चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेशन को क्या किया हम लोग, 4 गुना 1/4 कर दिए हैं, वॉल्यूम को क्या किया 1/4 कर दिए हैं, तो कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, CO का कंसंट्रेशन क्या होगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो किस तरह से लिखेंगे हम लोग के CO जो हो गया वो 4 टाइम्स बढ़ गया, तो CO लिखेंगे, CO ऑर्डर 1, ठीक है। और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा तो इसका भी हो जाएगा क्या 4 का पावर 1, ठीक। अब क्लोरीन भी 4 गुना बढ़ जाएगा, है ना, 1/4 करेंगे वॉल्यूम को तो कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन का भी कुछ इस तरह से बढ़ेगा, Cl2 लिखेंगे, Cl2 1/2 ऑर्डर है, ये भी 4 गुना बढ़ेगा तो 4 का पावर भी 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो R डैश इज इक्वल टू के CO ऑर्डर 1, Cl2 के रिस्पेक्ट में क्या हो गया ऑर्डर 1/2। अब ये वाला 4 लिखते हैं, 4 का पावर 1 है, और इस 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 1/2, ये वाला 2 ये वाला 2 कट जाएगा तो कितना आ गया 8 आ गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए R डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 8, तो यहाँ पे लिखते हैं 8 के CO ऑर्डर 1 Cl2 ऑर्डर हो गया 1/2 इसका एक्सपोनेंशियल टर्म। अब देखिए इसको के CO1 Cl2 क्या है, रेट कांस्टेंट है R, रेट ऑफ द रिएक्शन है, तो यहाँ पे लिख देंगे R डैश, जो नया रेट होगा वो क्या होगा 8 गुना बढ़ चुका होगा कंसंट्रेशन को 1/4 करने की वजह से, ठीक है। ये आ गया मेरा आंसर, सही में आ गया, है ना। तो यहाँ पे पूछा था व्हाट विल बी द वेट ऑफ द रिएक्शन, वेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा जब वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर को 1/4 कर देंगे, तो देखिए 8 गुना वेट क्या होगा बढ़ जाएगा, तो ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गया। चलिए तो हम रखते हैं यहाँ तक, हम प्रैक्टिस शीट डाल देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां से प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझेंगे।